हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर आपकी डीएलएड सेमेस्टर 2 की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। इस टाइम पर सब्जेक्ट है आपका पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पेपर 1 मैंने आपका पूरे तरीके से सिलेबस कवर करा दिया है और हिंदी का सिलेबस भी आपका पूरे तरीके से कंप्लीट है। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है वो जाकर के प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में हर एक वीडियो दी गई है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है हमारा 21, बिकॉज 20 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। आप देखिए, जो पूर्व प्राथमिक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्व और प्राथमिक। तो यहाँ पर प्राथमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। तो वास्तव में पूर्व प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भ धारण के समय ही शुरू हो जाती है और बालक की आयु 5-6 वर्ष होने तक निरंतर चलती रहती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, जन्म पूर्व शिक्षा और जन्मोत्तर शिक्षा। देखिए, जो जन्म से पूर्व की शिक्षा है वो माता के गर्भ के साथ होती है। ठीक है, इसमें जैसे माता का स्वास्थ्य है, भोजन है, मनोस्थिति है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिससे कि गर्भ में बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से हो सके। जन्मोत्तर शिक्षा जो है वो शिक्षा के अंतर्गत घर, परिवार, पड़ोस और पूर्व प्राथमिक कक्षा में अर्जित ज्ञान शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक से मतलब आपको समझ में आया। पूर्व मतलब प्राथमिक से पहले की, 5 साल से पहले की जो शिक्षा होती है उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जन्म पूर्व शिक्षा और जन्मोत्तर। जन्म पूर्व कौन सी होती है? जो माता के गर्भ में होती है। और जन्मोत्तर शिक्षा कौन सी होती है? जो बच्चे के गर्भ से बाहर आने के बाद होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि 3 से 6 साल की आयु के सभी बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के उपयुक्त अवसर देना। कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। सबसे पहला तो बालकों में परस्पर सहयोग, सद्भावना और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। दूसरी चीज़ है राष्ट्रीय एकता और बालकों में अच्छे गुणों का विकास करना। बालकों में सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट है फिर उद्देश्यपूर्ण क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति में योगदान देना। बालकों में वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना। बालकों में सामूहिक जीवन व्यतीत करने की आदत विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शिक्षा पर हंसा मेहता समिति ने अपने क्या सुझाव दिए। अब देखिए, ये जो समिति थी ये 1962 में आई थी। किसको लेकर के? नारी शिक्षा के लिए कंसर्न किया इन्होंने। ठीक है, तो बालक बालिकाओं में पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता और संभावना पर विचार करते हुए हंसा मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। समिति ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि हम जिस प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं उसमें शिक्षा व्यक्ति की क्षमता और रुचि और रुझानों से संबंध होगी। इसका लिंग के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। बेसिकली इस समिति में ये बात कही गई थी कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लड़के और लड़कियों में लिंग के आधार पर भेद करते हुए भिन्न पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं है।
इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी बहुत देर लगेगी। तो इस संक्रांति काल में हमें स्त्रियों और पुरुषों के बीच कतिपय मनोवैज्ञानिक अंतर और उनके आधार पर सामाजिक कार्यों में अंतर वस्तु स्थिति के रूप में तथा लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम निर्माण के व्यवहारिक आधार के रूप में स्वीकार करने होंगे। ये आवश्यक है कि यह अंतर ऐसा होना चाहिए कि समाज के निर्माण में बाधा न पैदा करे, न केवल वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखे बल्कि अपेक्षित परिवर्तन के लिए भी उत्पन्न करे या फिर तैयार करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है बेसिक का सांस्कृतिक उद्देश्य है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो अंग्रेजी ढांचे में ढल गई थी। उसका उद्देश्य विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपना था। देखिए, जितने भी अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से ये चाहा कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज बन जाएं। ठीक है। लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया गया। दूसरी चीज़ है बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना। उचित अनुचित का विचार, कार्य और अकार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है जिसका आधार अहिंसा है। ठीक है। अहिंसा पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली बालकों में पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिक द्वेष और कलह की कलुषित मनोवृत्तियों को पनपने नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है। अहिंसा से मतलब है लड़ाई न करना, आपस में कोई वैर न रखना। जब यही चीज़ें नहीं होंगी तो जो सांप्रदायिकता है, जो घृणा है आपस में, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या उद्देश्य है इसके। थर्ड है हमारा आर्थिक उद्देश्य। अब देखिए, बेसिक शिक्षा के आर्थिक क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। ठीक है। एक तो है बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद बेकारी की समस्या का समाधान करना। यह शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद कर सकती है, साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी अपना योगदान दे सकती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। अब देखिए, बेसिक शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो है सर्वोदय समाज की स्थापना करना। सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ और संघर्ष के स्थान पर न्याय और शोषण के स्थान पर सेवा प्रवृत्तियाँ होती हैं। बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उदाहरण है यहाँ पर कि जो बालक शिल्प में परिश्रम करता है वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व अच्छी तरीके से समझता है और दूसरे का शोषण भी नहीं करता। इसी तरीके से बेसिक शिक्षा जो है वो प्राप्त व्यक्तियों से शोषणहीन समाज की स्थापना जो है संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली 1986 के अंतर्गत पाठ्यक्रम का संक्षेप में विवरण दीजिए। देखिए, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसमें पाठ्यक्रम, उसमें करिकुलम में क्या क्या ऐड किया गया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एक चीज़ कही थी कि त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है अप्लाई किया जाए, जिसमें देखिए क्या क्या प्रावधान थे। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर एक तो मातृभाषा या अंग्रेजी भाषा हो, दूसरी चीज़ अंग्रेजी हो यदि मातृभाषा के रूप में हिंदी है। ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के अलावा कोई सी भी लैंग्वेज हो। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए इन्होंने क्या कहा कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो वहाँ की। दूसरी चीज़ उच्च हिंदी या प्रारंभिक हिंदी हो। और थर्ड फिर इन्होंने कहा कि उच्च या प्रारंभिक अंग्रेजी हो। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज को इन्होंने कंपलसरी कर दिया सभी के लिए। आगे फिर इन्होंने देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बताए, जैसे कि गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, कार्य, अनुभव। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड भी आते हैं जिनमें से एक का चुनाव करना होता है। जैसा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना,
उसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट दिए और उसमें कहा कि किसी भी एक का चुनाव कर लिया जाए, जैसे कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन, शिल्प, बागवानी, संगीत, मुर्गी पालन, कृषि, पढ़ईगिरी, अभियांत्रिकी, नृत्य और पुस्तक कला, कठपुतली, रेडियो, टाइपराइटिंग, खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाना, चर्म कला, फोटोग्राफी और कताई बुनाई। आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, शिशु पालन और वाटिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कही कि आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं अब हमें बतानी है। अभी हमने बात की है इसके पाठ्यक्रम के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाना। नवीन शिक्षा प्रणाली में समस्त विषय इस प्रकार के हैं कि जिसका स्तर जो है वो उन्नत है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगाना। ये जो शिक्षा प्रणाली है विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर सकेगी और इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थी सबसे पहले रोजगार प्राप्त करेंगे। इसलिए विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करके विद्यालयों में व्यर्थ ही प्रवेश नहीं लेंगे। छात्रों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तभी वो अवांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। मूल्यांकन की नई व्यवस्था इसमें की गई। इसमें क्या हुआ, जो आपके पहले नंबर को हटा करके ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रेड है वो निम्न प्रकार के होते हैं। विशेष योग्यता का ग्रेड होता है, उत्तम होता है, अच्छा होता है, संतोषप्रद या फिर निम्न लिखते हैं ना, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से रिजल्ट में आता है बच्चों के लिखा हुआ। नेक्स्ट है फिर शिक्षा संरचना में एकरूपता। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारत के शिक्षा पद्धति में समरूपता लाई जा सकेगी और छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना भी विकसित करेगी। नेक्स्ट है फिर व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता। इस शिक्षा प्रणाली ने व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी है। इस प्रणाली द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होंगे। कार्य अनुभव के अंतर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकेगा। इस व्यावसायिक कुशलता द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राममूर्ति समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा के प्रशासन और वित्त संबंधी समीक्षा और सुझावों का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसमें शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया गया था। ठीक है, अब ये जो काम था ये बहुत ही शीघ्रता से किया जाए, तो इस शिक्षा नीति में इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि देने का आश्वासन किया गया था। सरकार ने अपने वादे के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि देना आरंभ भी किया, परंतु जहां प्रथम योजना 51 और 55 में शिक्षा के लिए 7.86% व्यवस्था की गई थी, अब वहाँ पर जो 7वीं योजना है उसमें घटकर वो 3.55% रह गई। ठीक है, संसाधन की कमी के कारण इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हो सका और समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य को एक आवश्यक धनराशि जुटानी चाहिए। तो अब आ जाती है राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 का मूल्यांकन। देखिए, इस समिति ने केवल खानापूर्ति की है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। समिति की सम्मति में अंग्रेजी का वर्चस्व कम होना चाहिए था, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ा। समिति ने कहा कि नवोदय विद्यालय से कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये योजना बंद कर दी जाए, लेकिन ये योजना आज भी चल रही है। समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा में छात्रों का प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन आज आपने देखा होगा अनलिमिटेड स्ववित्त पोषित जो हैं उच्च शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को परिभाषित या स्पष्ट कीजिए। जो आपका एनसीएफ 2005 है उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। अब देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1968, उसमें संपूर्ण देश के लिए 10+2+3
शिक्षा संरचना घोषित की गई थी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1975 में पहले 10 साल की शिक्षा का जो आधारभूत पाठ्यक्रम है यानी कि कोर करिकुलम तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की संरचना का संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई। ठीक है, इसकी संरचना का संकल्पना आई थी, जो कॉन्सेप्ट आया था वो 68 में आया था, लेकिन घोषणा कब की गई इसे लागू करने की? 1986 में। इसी बीच 1975 में तैयार की गई 10 वर्ष की शिक्षा का आधारभूत पाठ्यक्रम की नई रूपरेखा तैयार करके उसको 1988 में प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यक्रम का अनुपालन प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने ढंग से किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 साल बाद किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। दूसरी ओर 1992 में केंद्र सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय नीति 1986 घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 साल शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ नवीन रूप दे दिया और उसे नवंबर 2000 में प्रकाशित किया। अब देखिए, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बात की गई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर एक तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के बोझ से मुक्त कर दिया जाए। दूसरी चीज़, बच्चों को खेलने के अवसर दिए जाएं, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाए, उनके शरीर के अंगों को पुष्ट किया जाए, उनकी ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट है फिर बच्चों को सुनने और बोलने के अवसर दिए जाएं, उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाए, उन्हें मातृभाषा के प्रयोग की ओर उन्मुख किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की विवेचना कीजिए। जो हमारा एनसीईआरटी 2005 है उसके बारे में हमें बताना है। पाठ्यक्रम पर सरकार परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार आई थी। उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया गया है, जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि 2000 पहले से जो पाठ्यक्रम चलता आ रहा है वो देश के लिए या राष्ट्र के लिए घातक है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई, जो कि 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा ने निर्णय लिया कि 21वीं शताब्दी के आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। बिल्कुल सही बात है, 5 साल के लिए रहता है। जो 2000 में बना था तो 2005 में पूरा होने वाला था। इसी बीच में क्या हुआ, 2000 से ही आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रभाव बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसी के कारण पाठ्यक्रम में संशोधन अपेक्षित था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई और इसे जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ये बताया गया कि कब, क्या, क्यों और कैसे सिखाना और पढ़ाना है। इसकी संपूर्ण रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल बेंटिक की स्वीकृति का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल बेंटिक है उसको मेकाले का जो विवरण था 2 फरवरी 1835 को मिला था और उन्होंने इसे गंभीरता से विचार करके 7 मार्च 1835 को उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक तो शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। नेक्स्ट है फिर भविष्य के लिए प्राच्य
साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। मद 3 से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। क्या कहा इन्होंने कि जो धनराशि बचेगी उसको अंग्रेजी भाषा पर, अंग्रेजी साहित्य पर, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, जितना भी अंग्रेजी शिक्षा है उस पर खर्च कर दिया जाएगा। देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी हिंदी और संस्कृत और अरबी विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थाएं, उसको बंद मत करो। दूसरी ओर बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ किसको? अंग्रेजी को। ठीक है। और भविष्य के प्राचीन साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कह रहे हैं कि कोई भी खर्च मत करो। प्राच्य मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य है उस पर कुछ भी खर्च मत करो, ये चीज़ इन्होंने कही। तो पूरे तरीके से इनका उद्देश्य था कि जो हमारे भारतीय हैं उनको पूरी तरीके से अंग्रेज बनाना सोच से। ठीक है, कि बाहर से तो वो भारतीय हों लेकिन सोच से वो अंग्रेज बन जाए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक ही आज हम रखते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप सभी से उम्मीद है, वैसे तो मैं हमेशा आपको एक एक चीज़ पूरे इजी तरीके और शानदार तरीके से पढ़ाती हूँ, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी वक्त कमेंट करके पूछ सकता है। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।